जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुतार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। एमएससीपी क्या 23 साल की सर्विस में नायब सूबेदार की एमएससीपी मिल सकती है? आज के इस वीडियो में कुछ सबूतों के साथ इससे जुड़ी हुई कुछ जानकारी शेयर करने वाली हूं। ये वीडियो उन सभी वेटरन्स के लिए बहुत ही खास रहने वाला है जो एमएससीपी को लेकर परेशान हो रहे हैं, जहां उनकी क्वालिफाइंग सर्विस 16 साल में हवलदार हो या 24 साल में नायब सूबेदार की सर्विस में कुछ ही दिन कम होने की वजह से वो अपनी एमएससीपी को लेकर कार्रवाई नहीं करवा पा रहे हैं या रिकॉर्ड की तरफ से मना किया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में कुछ प्रूफ इसको लेकर दिखाऊंगी और साथ में कुछ कमेंट्स देखेंगे हमारे वेटरन्स के द्वारा किए गए जो एमएससीपी से जुड़े हुए हैं। तो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है ये वीडियो, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो में दी गई जानकारी अगर यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर जरूर से करिएगा और चैनल से जुड़ने के लिए अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सही समय रहते आप सब लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, वैसे तो हमने एमएससीपी को लेकर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और ये ज्यादातर कोशिश की है कि किसी भी वेटरन्स जिनको एमएससीपी लागू है और वो इस जानकारी से वंचित ना रह जाए। अब इसका फायदा ये हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा वेटरन्स और अब तो फैमिली पेंशनर्स भी जो है वो एमएससीपी को लेकर सीपी ग्राम के थ्रू कार्रवाई कर रहे हैं और उनको जो है एमएससीपी मिल भी रही है। साथ में लाखों रुपए का एरियर भी उनके खातों में क्रेडिट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ मामले ऐसे भी हैं जहां एमएससीपी का जो फॉर्मूला है, यानी 8 साल में नायक का प्रमोशन, 16 साल में हवलदार और 24 साल में नायब सूबेदार की एमएससीपी, तो इसके हिसाब से अगर देखिए कुछ एक दिन की ही सर्विस कम है तो भी जो है रिकॉर्ड के द्वारा मना किया जा रहा है। अब ऐसे केस में वेटरन्स क्या करेंगे, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। पहला ये कमेंट देख लेते हैं। देखिए, यहाँ एक पेंशनर लिख रहे हैं कि जय हिंद मैडम, 23 साल 11 महीने और 28 दिन की जो है क्वालिफाइंग सर्विस किया, मुझे एमएससीपी मिलेगा या नहीं? देखिए, रिकॉर्ड ऑफिस ने एक दिन कम है करके मना कर दिया है। यानी देखिए रिकॉर्ड ऑफिस ने इनको कह दिया है कि क्योंकि आपकी 24 साल की सर्विस पूरी होने में सिर्फ एक दिन कम है, इस वजह से जो है आपको एमएससीपी नहीं मिलेगा। अब जब इन्होंने ये कमेंट किया और इसके बाद इन्होंने मुझे फोन भी किया था, हमारी फोन पर भी बात हुई, मैंने इनको विस्तार से इसके बारे में समझा दिया कि बिल्कुल आपका तो सिर्फ यहाँ पर क्वालिफाइंग सर्विस में यानी 24 साल कंप्लीट होने में सिर्फ एक ही दिन कम है। लेकिन कई ऐसे केस हैं माननीय एफटी के जिनमें उनको वेटरन्स को जीत मिली है, जहां 15 दिन 13 दिन इस तरीके से भी दिन कम है तो भी उनको एमएससीपी कोर्ट ने दी है। अभी आगे इस वीडियो में एफटी का एक जजमेंट भी शेयर करने वाली हूँ। तो हालांकि इनको तो मैंने हाँ बोल दिया है और अब इसको लेकर इनको लेकिन केस जरूर से करना पड़ेगा। बिना केस किए ऐसे मामलों में जो है एमएससीपी नहीं मिलेगी। देखिए आगे इसी जब मैंने इनको कमेंट का जवाब दिया था तो इसी में हमारे जो एक पेंशनर हैं उन्होंने एक कमेंट किया है, उसका जवाब मैं बाद में दूँगी, लेकिन अभी मैं वो कोर्ट केस की जानकारी शेयर कर देती हूँ। अभी आप जो इस स्क्रीन पर जो डिटेल देख रहे हैं, ये केस भी कुछ इसी तरीके का था। अब देखिए, ये जो वेटरन्स हैं, ये 24/9/82 से 30/9/2006 को 6 तक इन्होंने जो है सर्विस की थी। इसके बाद 30/9/2006 को ये मतलब रिटायर होकर आ गए थे। अब ऐसे में देखिए 24 साल में इनके 13 दिन कैम कम थे। अब इसको लेकर यानी जब ये रिटायर होकर आए तब हवलदार रैंक से रिटायर होकर आए थे, उनको नायब सूबेदार की एमएससीपी नहीं दी थी। चलिए ये हम मानकर चल सकते हैं 2006 में ये रिटायर होकर आए थे, तब एमएससीपी का जो फॉर्मूला है वो लागू नहीं हुआ था, उसको लेकर कुछ चल रहा था। 2008 में ये लागू किया गया और माननीय राष्ट्रपति जी का जो लेटर है उसके हिसाब से लेकिन 1 जनवरी 2006 से हमें एमएससीपी लागू है। फिर उसके हिसाब से 2006 से 2008 के बीच के जो पेंशनर्स हैं वो एमएससीपी को लेकर कार्रवाई कर रहे हैं और मिल रही है। लेकिन इस केस में क्या था कि रिकॉर्ड ने इनको कहा कि देखिए आपके जो पूरी सर्विस में 13 दिन कम है। यानी जब एमएससीपी के लिए इन्होंने रिकॉर्ड से संपर्क किया तो 13 दिन कम होने की वजह से रिकॉर्ड ने मना कर दिया कि नायब सूबेदार की एमएससीपी नहीं मिलेगी।
ऐसे में इन पेंशनर्स ने क्या किया, माननीय कोर्ट का दरवाजा खटकाया। एएफटी में जब केस किया तो इसको लेकर एएफटी ने जो है फैसला इनके हक में सुनाया, यानी वेटरन्स के हक में सुनाया और पूरी डिटेल अभी आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यानी ये कहा कि महज 13 दिन की जो यहाँ पर कमी है वो मान्य नहीं रहेगी और इनके हक में फैसला सुनाया। इनको नायब सूबेदार की एमएससीपी दीजिए, साथ ही में इनका नया पीपीओ जनरेट कीजिए जल्दी से, कॉन्टिजेंट इनकी बढ़ी हुई पेंशन इनको मिलनी चाहिए और इनका जो एरियर बन रहा है वो भी इनके खातों में क्रेडिट करिए। अगर लेट हो रहा है, जब ये ऑर्डर आ रहा है, आपके पास जा रहा है सीनियर अधिकारी के पास अकाउंट ऑफिस के और फिर भी अगर आप इसको लेकर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो जो भी बकाया पैसा निकल रहा है, जो भी एरियर निकल रहा है, उस पर 8% के हिसाब से आपको ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। यानी यहाँ देखिए कोर्ट ने ना रिकॉर्ड को सिर्फ फटकार लगाई है, बल्कि इंटरेस्ट के साथ एरियर के भुगतान का आदेश दिया है और ये एक बहुत बड़ी जीत है हमारे इन वेटरन्स की। बहुत सारे केस ऐसे होंगे एमएससीपी को लेकर जहां पर पेंशनर्स को इस तरीके की जो है परेशानी आ रही होगी, उनको नहीं पता है कि क्या करना होगा। अगर कोई कैसे केस हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या फोन भी कर सकते हैं। आपको कैसे क्या कार्रवाई करनी है इसके लिए हम आपको गाइड करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखिए, एमएससीपी का जो रूल है, कोई भी ज्यादा मतलब रेड इंक एंट्री नहीं होनी चाहिए, कोई सीरियस पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। कुछ इस तरीके की जो गाइडलाइन है वो तो आपको फिलअप करनी ही पड़ेगी, तब आपको जो है एमएसपी जरूर से मिलेगी। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक वेटरन्स लिख रहे हैं कि जय हिंद मैम, मैं एज ए सूबेदार रैंक 2005 अक्टूबर में रिटायर आया हूँ, 28 साल सर्विस करके आज तक मुझे कोई भी एरियर नहीं मिला है। कृपया मुझे बताओ कि मुझे कोई एरियर लागू है, प्लीज मुझे बताने का कष्ट करें, थैंक यू। अब यहाँ पर देखिए ये बोल रहे हैं कि 2005 में ये सूबेदार रैंक से रिटायर होकर आए हैं, फिर ये कह रहे हैं कि मुझे कोई भी एरियर नहीं मिला है। तो देखिए ऐसा नहीं हो सकता, 2005 में ये रिटायर होकर आए हैं, 2006 में छठा वेतन आयोग लगा था जिसका एरियर बना, फिर 2009 और 2012 में भी एक सर्कुलर आया था। चलिए वो उसके हिसाब से अगर आपकी पेंशन फिक्स थी या पहले से बेसिक ज्यादा थी तो उसका एरियर नहीं बनेगा। लेकिन 2014 में यानी ओआरओपी 1 में भी आपका एरियर आया होगा, 2016 में यानी 7 सीपीसी का एरियर जो 2017-18 तक आपको मिला होगा, 2019 में ओआरओपी 2 आया, उसका एरियर आपको मिला होगा। अब आप ये कह रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ पेंशन ही मिलती आ रही है, किसी भी तरीके का एरियर नहीं मिला है। तो देखिए, तो इसका मतलब यही हुआ कि आप जो रिटायरमेंट के टाइम पर जो बेसिक लेकर आए हैं पेंशन, जितनी पेंशन आपकी बनी, उतनी ही पेंशन आपको मिल रही है, जिसमें जो है सिर्फ महँगाई भत्तों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसा नहीं होता है, आप थोड़ा बैंक स्टेटमेंट चेक करिए। अभी जो साल मैंने गिनाए हैं, उसके हिसाब से आपको एरियर्स मिला है, नहीं मिला है, ये चेक करिए और अगर आपकी बेसिक सच में कम आ रही है, तो इसको लेकर आपको ज़रूर से कार्रवाई करनी है, वो भी सीपी ग्राम के थ्रू कार्रवाई करनी है। आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, इसको लेकर मैं आपको गाइड ज़रूर से करूँगी। चलिए, सबसे आखिर में ये कमेंट देख लेते हैं जो एमएससीपी से जुड़ा हुआ है। यहाँ एक वेटरन्स लिख रहे हैं कि जय हिंद मैम, मैं सर्विस किया हूँ 22 साल 20 दिन, आर्मी में नायक रैंक से। रिटायर आए हैं 2004 को। क्या हमें एसीपी हवलदार मिलेगा? प्लीज़ इसके बारे में जानकारी दीजिए। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए 22 साल की सर्विस कंप्लीट है, यानी 20 साल से ज़्यादा ही हो चुके हैं। अब एसीपी में अगर हवलदार रैंक की एसीपी चाहिए, तो इसके लिए 20 साल की सर्विस आपकी पूरी होनी चाहिए। तो ऐसे में यहाँ पर देखिए 22 साल की सर्विस है, तो बिल्कुल इनको जो है हवलदार रैंक की पेंशन मिलनी चाहिए। लेकिन जैसे मैं कह रही हूँ कि सीपी ग्राम के थ्रू कार्रवाई ज़रूर से करनी पड़ेगी, बिना कार्रवाई करे किसी को भी एमएससीपी नहीं मिलने वाली है। तो इसको लेकर ज़रूर से कार्रवाई करिए। अब सीपी ग्राम पे कॉल करके आपको जो है केस कैसे दर्ज करवाना है, अपना कंप्लेंट कैसे दर्ज करवानी है, बहुत सारी वीडियोज़ में इसके बारे में बात कर चुकी हूँ। और वो जो नंबर मैं शेयर करती हूँ सीपी ग्राम में, उस पर फ़ोन करके सिंपल बताइए कि मैं इस यूनिट से हूँ, ये मेरा रिकॉर्ड, ये मेरा गाँव, मैं कब एनरोल हुआ था, कब डिस्चार्ज हुआ, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी जानकारी वो माँगेंगे। स्पर्श में माइग्रेशन हो गया होगा तो स्पर्श के पीपीओ नंबर माँगेंगे। सारी आपकी सर्विस डिटेल लेकर, अकाउंट नंबर ऑप्शनल है, पेंशन जिसमें आती है वो अकाउंट नंबर ऑप्शनल है, नहीं दीजिएगा कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी आपकी कंप्लेंट सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद सही तरीके से कंप्लेंट लिखाइए। अब कहीं कुछ पेंशनर्स यहाँ पर ये भी गलती करते हैं, फोन करके वो ये कहते हैं कि हमारी पेंशन में संशोधन नहीं हुआ है, हमारी बेसिक कम आ रही है। ये दोनों अलग मैटर है, एमएससीपी अलग मैटर है। तो थोड़ा ध्यान से, अगर 2003 से 5 के बीच रिटायर होकर आए हैं तो एसीपी के लिए कंप्लेन करिए,
2006 में या उसके बाद रिटायर होकर आए हैं, तो एमएससीपी के लिए कंप्लेन करिए। साफ-साफ ये कहिए कि मुझे एसीपी या एमएससीपी नहीं मिला है, तो इसको लेकर कार्रवाई करिए। सिर्फ इतना ही आपको बोलना है और इतनी ही कंप्लेन दर्ज करवानी है। किसी भी तरीके का कन्फ्यूज़न वहाँ जो बंदे बैठे हैं उसको लिखने में नहीं आना चाहिए। ध्यान से इतनी कंप्लेन लिखवा के बस आप वेट करिए। टोकन नंबर वो आपको देंगे, वो लिख लीजिए। उस टोकन नंबर के माध्यम से हम आपकी जो कंप्लेन है उसको ट्रैक करेंगे कि वो कंप्लेन कहाँ तक पहुँची। फिर बाकी की जो कार्रवाई है वो खुद ब खुद हो जाएगी। और आज के इस वीडियो में मैंने एएफटी का जो जजमेंट शेयर किया, अगर किसी वेटरन्स को वो चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। ये जजमेंट जो है मैं शेयर ज़रूर से कर दूँगी। और ये मेरी कोशिश है कि देखिए एमएससीपी को लेकर जहाँ अभी तक काफ़ी ऐसे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स हैं जिनको सही-सही जानकारी नहीं है, जो परेशान हो रहे हैं, वो भी कार्रवाई करें और अगर उनका हक है, अगर उनकी क्वालिफाइंग सर्विस कंप्लीट है, तो एक नेक्स्ट रैंक की जो पेंशन है, उनको ज़रूर से मिलनी चाहिए। अब ये मेरी जो मेहनत है या जो मैं कोशिश कर रही हूँ, उसमें मैं कितना कामयाब रही हूँ, ये तो आप सब लोग कमेंट्स के माध्यम से ही शेयर कर पाएँगे। तो ज़रूर से कमेंट्स करिएगा, अपने एक्सपीरियंस एमएससीपी को लेकर ज़रूर से शेयर करिएगा और इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।